हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडिशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज मैं एक और सेशन लेकर आया हूँ। सीजीएल के पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उनका बेहतरीन सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम को बर्बाद किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन जो है ये आपका पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 3 पाइप्स है XYZ, वो 6 घंटा लेते हैं किसी एम्प्टी टैंक को, किसी खाली टैंक को भरने में 6 घंटा उनको लगता है। ऑल द 3 पाइप्स वर ओपन टुगेदर, तीनों को एक साथ ओपन किया गया सिर्फ 2 घंटे के लिए, उसके बाद जेड को बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, XYZ तीनों मिलकर अगर भरते हैं तो 6 घंटा में भर देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा, लेकिन तीनों ने सिर्फ 2 घंटा तक ही क्या किया, काम किया। तीनों ने सिर्फ 2 घंटा तक ही फिल किया। तो अब अभी कितना काम बचा हुआ है, XYZ का और 4 घंटे का काम बचा हुआ है। भाई तीनों पाइप अगर मिलकर भरेंगे तो 6 घंटा में भर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि तीनों पाइप ने 2 घंटा तक तो भरा, उसके बाद जेड को बंद किया गया। तो यानी अभी काम बचा कितना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का भी 4 घंटा का काम बचा हुआ है। ठीक है, 6 घंटा भरते हैं, 2 घंटा ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 4 घंटा को उनको और भरना। ठीक है, तो ये 4 घंटा की यानी ये इतना काम बचा हुआ है। ठीक है, काम का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इफिशियंसी इतना, टाइम इतना, तो इतना काम यानी इतना कैपेसिटी भरना बाकी है। ठीक है, अब कह रहा है कि जेड को बंद कर दिया गया और एक्स वाई ने क्या किया, रिमेनिंग टाइम को 7 घंटा भर दिया। इतने ये कैपेसिटी, इसको किसने भरा, इसको एक्स एंड वाई ने भरा। कितना टाइम लगा उनको भरने में, 7 घंटा लगा। ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर भरते तो 6 घंटा में भर जाता है। कह रहा कि एक्स वाई जेड ने सिर्फ 2 घंटा ही भरा, तो उनका एक्स वाई जेड का 4 घंटे का काम बाकी है, तो इतना यानी काम बाकी है। अभी इस काम को कौन कर रहा है, जेड को बंद कर देगा, एक्स वाई वाई कर रहा है 7 घंटा में कर रहे हैं, तो इतना इक्वल टू इतना होगा टोटल वर्क। हमसे कह रहा कि जेड अगर अकेले भरेगा तो जेड को समय कितना लगेगा ये बताइए। ठीक है, तो हमको यानी क्या चाहिए, जेड की इफिशियंसी चाहिए। ठीक है, जेड की इफिशियंसी चाहिए। अब मैं एक काम करता हूँ, देखिए एक्स प्लस वाई जो है ना, यहाँ पर एक्स प्लस वाई, इसको मैं के अज्यूम करता हूँ, एक्स प्लस वाई को के अज्यूम कर लो आप, इससे क्या होगा, आसानी होगा। के तो कितना हो जाएगा, के प्लस जेड बटा ये के हो जाएगा बटा के इक्वल टू 7/4। ठीक है, यहां से देखिए क्या दिख रहा है आपको, के की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, के प्लस जेड की 7 है, तो इसका मतलब जेड की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि के जगह पर अगर आप 3 पुट करोगे तो 3 प्लस जेड इक्वल टू 7, यानी जेड इक्वल टू कितना होगा, 3। जेड का इफिशियंसी कितना हो गया, 3, हमें पता चल चुका। कह रहा है कि जेड अकेले टैंक को कितना देर में भरेगा, तो अभी तुमको टैंक की कैपेसिटी भी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए टैंक की कैपेसिटी होगी क्या, के क्या है, के मतलब एक्स प्लस वाई की इफिशियंसी है। ठीक है, 3 पाइप्स एक्स एंड वाई जेड टेक्स 3 आवर्स। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितना होगा टैंक का, टोटल कैपेसिटी क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल ई क्या, के का मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, और तीनों 6 घंटा ले रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 6 × 7 यानी 42 यूनिट हो जाएगा। अब इस 42 यूनिट को अगर जेड अकेले भरेगा तो जेड को टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ जेड, 3 काटोगे 14 आएगा, यानी जेड अगर अकेले भरेगा तो जेड को 14 घंटे लगेंगे पूरे टैंक को हमारे भरने में। ठीक है, तो 14 हमारा क्या हो जाएगा, 14 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ट्रिग्नो है, 7 cosec स्क्वायर माइनस 14 cot स्क्वायर इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है, 90, 0 डिग्री से बड़ी है, 90 डिग्री से छोटी है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना, इस तरह के क्वेश्चन में आप सिंपल चीज है, कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कॉस में सबको बदल डालो, साइन कॉस में बदल डालोगे, ठीक है, आइडेंटिटी यूज करोगे, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर का मतलब 1/sin स्क्वायर रहता है, तो इसको मैं 7/sin स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस का 14 है, कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 14 cos स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर है इक्वल टू 0। अब देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे में तो डिनोमिनेटर से हमें साइन स्क्वायर, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 14 cos स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर इक्वल टू 0।
क्रॉस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 7 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 0। 7 में 0 हो जाएगा तो बचा कितना 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 0 और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू कितना होगा 1/√2। अब देखिए, अब ये टेबल आपको याद है कि कॉस कितना डिग्री होता है 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री होता है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री हो जाएगी आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ना समझ में साइन कॉस में बदल डालो, एलसीएम वगैरह लो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आपका आ ही जाना है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट ऑफ बी इन ए बिजनेस इज 16:21। कह रहा है कि ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो 16:21 है। ओके, एंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 4:7, और साल के अंत में दोनों के प्रॉफिट का रेशियो 4:7 है। इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 6 मंथ, अगर ए ने 6 महीने के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया है तो बी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। आप देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करने से प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो देखता हूं मैं पहले ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो ए का इन्वेस्टमेंट है 16 है। ठीक है, ए ने कितना महीना के लिए इन्वेस्ट किया, ए ने 6 महीना के लिए इन्वेस्ट किया। ओके, फिर बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, बी का इन्वेस्टमेंट 21 है। बी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया नहीं पता है, बी का ही तो टाइम निकालना, तो टी अज्यूम कर लो। तो ये हुआ ए का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी ये ए का प्रॉफिट का रेशियो, ये बी का प्रॉफिट का रेशियो, जबकि दोनों का प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया 4/7, इक्वल टू 4/7 कर लो। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर हो जाएगा। 7 से काट दोगे 7 तरीके 21, 3 से काटोगे 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 तरीके 21, 7 3 21, 3 दूनी 6। ठीक है, काट लो, 4 से काट लोगे 4 चौके 16, यानी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 8 मंथ होगा। ठीक है, यानी टी ने 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, सॉरी, बी ने 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, टाइम निकला कितना 8 निकला। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि दिया गया कौन सा ऑप्शन जो है इसका मल्टीपल होगा, या दिया गया कौन सा, ये जो नंबर है किस इन दिए गए ऑप्शन में से किससे डिविजिबल होगा। तो ये टाइम आपका जो इसका क्वेश्चन है, सॉरी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, टीयर 1 में अगर आप देख लोगे पीवाईक्यू उठाओगे तो कई बार इसको पूछा गया। चलिए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। दिया हुआ 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63। ठीक है, काम कर लो, तीनों में कॉमन ले लो, क्या है कॉमन 4 का पावर 61, इसमें से 4 का पावर 61 कॉमन गया तो बचा 1, यहाँ पे बचा 4 का पावर 1, यहाँ पे बचा 4 का पावर 2। ठीक है, 4 का पावर 61, ये कितना बचा 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का पावर 61 इंटू कितना होगा ये 16 4 20 1 21, यानी मैंने इसको थोड़ा सा इसको मैंने ये किया एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई किया कॉमन लेकर, तो क्या हुआ 4 का पावर 61 इंटू 21 है। यानी ये नंबर मैं क्या कह सकता हूँ, ये नंबर जो है 21 से डिविजिबल है। ऑब्वियसली 4 से डिविजिबल है ही, क्योंकि 4 का पावर 61 है, लेकिन 21 से डिविजिबल है। अच्छा, अगर 21 से डिविजिबल है तो और किससे किससे डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। देखिए 3 7 21 होता है और 7 3 21 होता है। ठीक है, तो हमसे ऑप्शन में यही पूछ रहा है ना, दिया गया कौन सा ऑप्शन क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, इसका मल्टीपल है, तो देखिए ऑप्शन में 7 तो है नहीं, तो 3 ही है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 3 जो होगा, ये जो नंबर है वो 3 का क्या है मल्टीपल है। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, द बेस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 30 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस कितना है 30 है, और ऑल्टीट्यूड यानी उसकी हाइट दी हुई है 36 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ इक्वल साइड की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए
आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो मैं बता दे रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या किसको कहता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके दो भुजाएं या दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये साइड ए है तो ये भी ए होगा और इसको मैं बी कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप ऑल्टीट्यूड या एक लाइन ड्रॉ करोगे ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड वो क्या होगा? वो मीडियन होगा, यानी वो इसके मिड पॉइंट पे कट करेगा। याद रखिएगा, इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा ना वो मीडियन भी होगा। मीडियन का मतलब क्या होगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको मिड पॉइंट में टच करेगा। साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी होगा, वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मैं हाइट को ड्रॉप करता हूं, ठीक है, थर्ड साइड पर, तो ये हाइट क्या होगा? ये इसको क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी होगा और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ओके। अब चलिए फिर से मैं अगर एक फिगर बनाता हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बेस का लंबाई दिया हुआ, बेस का लंबाई कितना है? पूरा का लंबाई 30 है। मुझे पता है कि ये क्या होगा? बाइसेक्ट करेगा तो ये 15 हो जाएगा। और ये दिया हुआ, देखिए हाइट दिया हुआ कितना? हाइट दिया हुआ आपका 36। पूछा हम कि इक्वल साइड की लंबाई बताइए। इक्वल साइड यानी इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान से देखो ना, ये क्या है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्योंकि भैया ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, ये 15 है, ये 36 है, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो देखते हैं, देखिए 15 और 36 दिया हुआ है। ये दोनों जो है ना 3 से डिविजिबल होते हैं। 3 से काट दो, 3 5 15, 3 से काटोगे 12। देखिए 5 12, 5 12 तीसरा साइड का लंबाई पूछा। 5 12 से आपको कुछ याद आ रहा है? ट्रिपलेट। तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ 5 12 है, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये क्या है सभी? ये इसका 3 गुना, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, ये भी 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा? 13 का 3 गुना होगा 39 होगा। यानी जो इक्वल साइड होंगे उनकी लंबाई कितनी होगी? 39 होगी। ठीक है, इक्वल जो साइड है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड 39 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। जो हाइट होता है वही परपेंडिकुलर होता है, वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से इसको निकाल लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑब्वियसली आपको ट्रिपलेट याद होना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में 5 क्वेश्चन थे, बाकी के हम लोग मिलेंगे और भी 5 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो एग्जाम की तैयारी करते हैं।